पीली कोठी चारों तरफ घने घने पेड़ों से घिरी हुई थी। कोठी के पिछले हिस्से में बहुत बड़ा बाग था जो अब सुनसान था। उसके नजदीक ही एक कुआं था। कुएं से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थी। रात के समय कोई भी उसके आसपास नजर नहीं आता था। अगर कोई आ गया तो उसे पीली कोठी का भूत जरूर परेशान करता था। प्रशांत अपने दोस्त सुधीर के साथ अपनी कार से रुद्रपुर से जिम कॉर्बेट जाने के लिए शाम को ही निकल जाना चाहता था, लेकिन ऑफिस में आखिरी समय में कुछ काम आ जाने से उसे देर हो गई थी। जिम कॉर्बेट में उन्होंने शुक्रवार की बुकिंग भी करवाई थी। रात होने की वजह से वो गाड़ी भी धीरे धीरे ही चला रहा था। तभी मौसम अचानक बदल गया और आगे जाने का रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा था। घने जंगल से जाने वाली सड़क के चारों तरफ अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। बड़े बड़े पेड़ों के आपस में टकराने से साए साए की आवाज सीटी की तरह कानों में गूंज रही थी। अचानक बिजली चमकी और भयानक गर्जना के साथ बारिश भी शुरू हो गई। बिजली चमकने पर सुधीर को थोड़ी दूर पर एक पीले रंग की कोठी दिखाई दी। पीले रंग की हवेली देखते ही सुधीर ने कहा, चलो उस हवेली की तरफ गाड़ी ले चलो, शायद वहां रात बिताने की जगह मिल जाए। कोई दयालु लोग होंगे तो अवश्य हमें ठिकाना मिल जाएगा। प्रशांत ने बोला, अरे यार, पहाड़ी रास्ते में वो भी घने जंगल के बीच कौन रहता होगा? मुझे उधर जाना ठीक नहीं लग रहा है। क्या मालूम वहाँ कोई गैर कानूनी काम करने वाले लोग ही रहते हो तो हम तो फंस जाएंगे। सुधीर चिढ़कर बोला, इतनी घनघोर बारिश के समय पहाड़ी रास्ते, वो भी जंगलों के बीच से मैं तो नहीं जा सकता। इससे अच्छा है कि रात भर गाड़ी में ही बैठे रहे। प्रशांत ने सुधीर की बात पर नाराजगी दिखाते हुए गाड़ी बंद करके वही खड़ी कर दी, लेकिन बारिश और बिजली का चमकना शोर बढ़ता ही जा रहा था। उसने अचानक गाड़ी पीली कोठी की तरफ मोड़ दी। कोठी का फाटक खुला था। दोनों बारिश में भीगते हुए वहां पहुंच गए। ऐसा लगा कि जैसे वो कोठी कई महीनों से वीरान पड़ी थी। आशा की एक ही किरण नजर आई। वो थी बड़े से कमरे के बीच जलती हुई लालटेन की मध्यम रोशनी। तभी उनकी नजर एक 15 साल के सुंदर और स्वस्थ बच्चे पर पड़ी, जो कि हॉल में बनी सीढ़ियों पर से उतरता चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। दोनों को आश्चर्य हुआ कि इतने वीरान में वो अकेले यहाँ क्या कर रहा है। वो उन्हें बड़ा आश्चर्यजनक लगा। सुधीर ने उस लड़के को पास आने का इशारा किया। लड़का पास आकर खड़ा हो गया। करीब 15 साल का गरीब बच्चा बड़ा ही खूबसूरत था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी, जो इस शहर का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस कोठी में किसके साथ रहते हो? तुम्हारी माँ या पापा कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? सुधीर के एक साथ कई प्रश्न पूछे जाने पर वो थोड़ा अचकचा गया और बोला, जी मेरा नाम भानु है। मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ और मेरे माता पिता रुद्रपुर में रहते हैं। मैं हमेशा अकेले ही खेलता हूँ। सुधीर और प्रशांत पहले तो उसकी आवाज़ सुनकर ही चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उसकी आवाज़ उसकी शक्ल से बिल्कुल भी मिल नहीं रही थी। और तभी अचानक लाइट आ जाने से कमरा रोशन हो गया, लेकिन वो लड़का भानु तब तक वहां से जा चुका था। सुधीर, यहाँ से जल्दी निकलो। ये हवेली भूत ही लग रही है। मुझे तो डर लग रहा है। अब तो बारिश भी रुक गई है। वो भानु नहीं, भानु की आत्मा है। वो सुधीर का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ बाहर की तरफ भागा। दोनों भागकर गाड़ी में बैठ गए। प्रशांत ने गाड़ी चला दी। रास्ते में इक्का दुक्का लोगों को चलते हुए देखा तो जान में जान आई। वो लोग उस जगह से काफी आगे आ गए थे।
बारिश की वजह से रास्ते पर काफी फिसलन हो गई थी, इसलिए गाड़ी भी धीरे धीरे ही चलानी पड़ रही थी। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का दौड़ता हुआ आया और टकराते टकराते बचा, लेकिन वो औंधे मुंह सड़क के किनारे गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें बहुत ही खतरनाक लग रही थी। प्रशांत और सुधीर जल्दी से जल्दी गाड़ी से नीचे आ गए। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में जब लड़के को सीधा किया तो दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया और टांगे थरथराने लगी। ये तो भूत ही था जो अचानक उस पीली कोठी में लाइट आते ही गायब हो गया था। उसकी खूबसूरत आंखें बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके चेहरे पर आक्रामक भाव थे। वो दोनों तुरंत आकर गाड़ी में बैठ गए। प्रशांत घबराहट में बोला, सुधीर अब गाड़ी तुम चलाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं चलाई जाएगी। सुधीर ने स्टीयरिंग संभाल ली और गाड़ी चला दी। जैसे ही उन्होंने जिम कार्बेट का बोर्ड देखा तब उनकी जान में जान आई। वो होटल के सामने पहुंच गए थे। प्रशांत ने कहा, सुधीर अब हम उसकी पहुंच से दूर आ गए हैं, रात काफी हो गई है, डिक्की खोल देता हूँ, सामान उतार कर जल्दी अपने होटल चलते हैं। सुधीर ने डिक्की खोला तो चीख मार कर होटल की तरफ भागा। होटल के एक दो कर्मचारी बाहर आ गए। उन्होंने जब सुधीर से पूछा तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो केवल डिक्की की तरफ इशारा कर रहा था। जब लोगों ने गाड़ी की डिक्की खोली तो वहां कुछ भी नहीं था। प्रशांत ने ही सामान निकाला और सब होटल की लॉबी में आ गए। सुधीर लॉबी में बैठा शून्य में देख रहा था। प्रशांत ने कहा, सुधीर तुम किस चीज से डर गए थे? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सुधीर अगल बगल देखते हुए बोला, वो डिक्की में था, मैंने उसे वहां लेटे हुए देखा। क्या कहते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? वो यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। तभी होटल का मैनेजर उनके पास आया और बोला, सर आपका कमरा तैयार हो गया है, सामान रखवा दूं? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। सर आपको भी वो पीली कोठी वाला लड़का मिला था क्या? मतलब और किसको मिला था? क्या आप लोगों को उसके बारे में पता है? सर इस तरफ आने वाले जंगल के रास्ते में जो पीली कोठी है वो प्रेतग्रस्त है। जब भी रात के समय वहां से कोई निकलता है तो अक्सर वो लड़का सबको दिखाई पड़ता है। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, वो यहाँ नहीं आएगा। प्रशांत ने कहा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? हमारी तो सारे रास्ते डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी। मैनेजर ने कहा, सर ये कई 10 साल पहले की बात है। एक परिवार उस पीली कोठी में रहता था। तब वहाँ इतने जंगल नहीं थे। उस परिवार में पति पत्नी और उनका 15 साल का एक बेटा था। एक दिन पति पत्नी किसी काम से रुद्रपुर गए थे। बेटा घर में अकेले था। तभी किसी ने उसको मार दिया और सारा सामान लेकर भाग गया। पति पत्नी जब वापस आए तो बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुछ दिनों के बाद ही वो लोग कोठी छोड़कर कहीं चले गए। कुछ ही सालों के बाद वही लड़का सबको दिखाई पड़ता है। यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में वो कभी नहीं आता। हाँ, आप लोग जाते समय सुबह ही निकल जाएं। प्रशांत और सुधीर ने चैन की सांस ली और दोनों अपने कमरे में चले गए। मेरा इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। एग्जाम खत्म होने पर हम सभी दोस्तों ने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया। हमने कई मित्रों से पूछताछ की, इधर उधर से पता किया। हमारा परम और अनुज के साथ ऐतिहासिक किले या महल देखने का प्लान पक्का हो गया। राजस्थान में एक महल और किला है जिसके बारे में हमें मालूम हुआ कि वो देखा जा सकता है। हम तीनों मित्र अपनी यात्रा पे निकल पड़े।
जब हम उस महल के सामने पहुंचे तब हमने बाहर ही लिखा हुआ बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा था, इस स्थान के अंदर 5:30 बजे के बाद जाना या रुकना खतरनाक है। इसलिए हम सब लोग 5:30 बजे बाहर आ गए। हमने आपस में बात की और निश्चय किया कि आज हम लोग रात को वहीं रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर अंदर है क्या। जब हम गार्ड के पास पहुंचे तो गार्ड ने समझाया, देखो भैया, 5:30 बजे के बाद सब लोग वहां से निकल आना, क्योंकि 6 बजे के बाद हम अपने इस गार्ड रूम से बाहर नहीं निकलते। आग भी लग जाए तो भी हम नहीं निकलते, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। हमारी ड्यूटी यहाँ है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। सब लोग 5:30 बजे बाहर आ जाना। मैं, परम और अनुज अंदर चले गए। पहले तो चारों तरफ घूमे घामे, खाना खाया और फिर लगभग 5:15 बजे हमने एक बड़े से हॉल में अपने रहने की जगह तलाशी। हमने सोचा देखें आखिर यहाँ रुकने पर होता क्या है। पीने के लिए पानी लेकर गए थे, अपना मोबाइल भी पूरी तरह से चार्ज करके गए थे। धीरे धीरे सब लोग बाहर चले गए, लेकिन हम तीनों ढीठ की तरह वहीं बैठे रहे। जब थोड़ा अंधेरा हुआ और हमें लगा कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, तब हमने उस हॉल में लगे दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया और जितने भी रास्ते बाहर से आने वाले थे उनको पूरी तरह से बोरियों और छोटे छोटे पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया था। हम तीनों वहीं बैठ गए। परम और अनुज एक पत्थर के चबूतरे पर बैठ गए और मैं उनके सामने एक सीमेंटेड बेंच पे बैठ गया। धीरे धीरे बातें करते हुए रात के 11 बज गए। जिधर अनुज बैठा था वहां से कुछ ही दूरी पर ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा गलियारा था। उसमें झरोखे बने हुए थे। वे झरोखे जहां हम तीनों बैठे थे उससे थोड़ी दूर और ऊंचाई पर थे। मैंने देखा झरोखों के पार कोई लड़की तेजी से गुजरी और एक पल के लिए मैं डर गया, क्योंकि वह तो पूरी पूरी चलती हुई जा रही थी। लग रहा था कि झरोखे के साथ ही कोई चलने की जगह है, जबकि दोपहर में हमने देखा था तो झरोखे तो खिड़कियों जैसे ही थे। पहले मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम है। दूसरे ही पल मैंने देखा कि अनुज के पीछे आकर कोई खड़ा हो गया और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वे तुरंत पीछे की तरफ गिर गया। छपाक की आवाज हम तीनों ने सुनी। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि हम जहां बैठे थे उसके पीछे एक बड़ी और गहरी हौज थी। मैं तो डर के मारे कुछ नहीं बोला। मेरे चेहरे का उड़ा रंग देखकर अनुज ने पूछा, क्या कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं। थोड़ी ही देर के बाद मैंने अनुज से कहा कि तुम आकर इस जगह पर बैठो, मैं उधर बैठता हूँ। अनुज और मैं आमने सामने बैठ गए। परम कई दिनों से थका हुआ था, इसलिए उसको झपकी आने लगी। वह बार बार सोने लगता। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गर्दन पीछे घुमाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब तक मेरी नजर अनुज पर पड़ी। मैंने देखा कि वे मेरे सिर की तरफ देख रहा है। बाद में अनुज ने बताया कि वह एक भयानक आदमी जैसा चेहरा आधा जला हुआ था मेरे पीछे खड़ा था। अनुज की आंखें डर से फैली हुई थीं। मैंने अनुज से डरते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ है क्या? अनुज ने ना में सर हिलाया और बोला, नहीं, कुछ भी नहीं है। इनके इतना पूछते ही मेरे पीछे जो खड़ा था वे अचानक मेरे बगल से कुछ बोलता हुआ निकल गया। उसने क्या बोला ये सुनाई नहीं पड़ा। तब तक परम की नींद भी खुल गई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसको किसी ने जोर से धक्का दिया है। अब तीनों के तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े वहीं बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। तभी लगा कि उस महल के खंडहर की तरफ से उनके ऊपर कोई रोशनी फेंकी जा रही है। फिर एकदम महल में बहुत सारी अजीब सी भयानक आवाजें गूंजने लगी और बहुत सारे घुंघरू एक साथ बजने लगे, जैसे बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं। हम तीनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। मैंने भुनभुनाते हुए कहा, यार हम लोग तो फंस गए। बेकार में ही हमने इतना बड़ा खतरा उठाया। हम लोग सब यह सोच ही रहे थे कि तभी हमने देखा हमारी घड़ियां भी बंद हो गई हैं और मोबाइल का चार्ज भी बिल्कुल 0 हो गया। हमें लगा कि अब शायद सुबह होने वाली है, क्योंकि हमें वहां बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। हम मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी सुबह हो और वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन तभी अनुज की नजर बाहर पड़ी तो उसको लगा कि चंद्रमा उल्टी तरफ चल रहा है। उसने मुझसे और परम को दिखाया, देख चंद्रमा कैसे चल रहा है। हम तीनों ने देखा और हम सबको लगा कि हमारा आखिरी समय आ गया है।
वहां इतनी अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया था। इसके बाद जैसे लगा कि रात और भी गहरा गई है। हम तीनों इतने ज्यादा डरे हुए थे कि एक पत्ता भी खटकता तो चौंक जाते। खाली प्रार्थना करते रहे कि प्रभु किसी तरह से बाहर निकाल दो। बार बार यही बोलते, जो भी हो हमें माफ कर दो, अब हम कभी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिस जगह पर हम बैठे थे बिल्कुल उसी जगह पर महल के छज्जे से अचानक 4-5 लोग धड़ाम से कूदे और हम तीनों एकदम से चौंक पड़े। लेकिन हमको कोई दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ आवाज ही सुनाई पड़ी। इसके बाद हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठे रहे और जैसे ही सुबह हुई वहां से निकलकर भागे। बाहर जब सिक्योरिटी गार्ड के पास आए तब उससे पूछा कि भैया, अगर रात में कोई इसमें रुकता है तो क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, वहां कोई रुकता ही नहीं है। हम ऑटो लेकर वहां से 4-5 किलोमीटर दूर एक धर्मशाला में आए। हमने सोचा था कि सारी रात जगे हैं, पूरा दिन सोएंगे, लेकिन सोने की किसी की हिम्मत नहीं थी। हमें से एक सोता तो बाकी दोनों पहरा देते। दिन भर इसी तरह बारी बारी करके सोए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को जगा दिया। इसके बाद 1 महीने तक हम जब भी सोते लाइट जलाकर सोते थे। हमने ये निश्चय किया कि आज के बाद हम कभी भी इस तरह की शापित किले में या महल में नहीं जाएंगे।